जय हिंद दोस्तों। आप सभी को अजय सर का प्यार भरा नमस्कार। हम लोग अपने अगले वीडियो में आ चुके हैं। आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जिस वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे कि मानव शरीर में भोजन पाचन की प्रारंभिक क्रिया। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि मानव शरीर में भोजन पाचन की प्रारंभिक क्रिया कहाँ से शुरू होती है। अगर वो मानव शरीर में भोजन पाचन की प्रारंभिक क्रिया अगर माउथ से अगर शुरू हो भी रही है, माउथ से शुरू अगर हो भी रही है, तो उस माउथ से स्टार्ट होने में हमने बताया था जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो लार ग्रंथियां जो पाई जाती हैं, उस लार ग्रंथि से जो एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन होता है, वो कैसे भोजन को स्टार्च में बदल रहा था। दांत का क्या उसमें रोल हो रहा था, दांत के कितने टाइप्स थे, हमने सब कुछ चर्चा किया था। दांत के कितने भाग होते हैं, दांत के कितने पार्ट्स होते हैं, इंसीजर क्या है, केनाइन क्या है, प्रीमोलर क्या होते हैं, मोलर क्या होते हैं, विजडम टूथ क्या होता है, पल्प क्या है, रूट क्या है, डेंटाइन क्या है, हमने सारे चीज को बिल्कुल बता रखा है। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग हमारे पीछे वाले वीडियो में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद में हम लोग अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जिस टॉपिक का नाम पड़ता है स्टमक। ये स्टमक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं अमाशय। ये अमाशय स्टमक आप लोग समझ रहे होंगे, हमने स्टमक को बना रखा है। ये आप इस एरिया को देख रहे हैं, ये स्टमक है। इस स्टमक से आगे का ये जो लाइन जो निकल रहा है, इसी में आपका डियोडेनम होता है, जियोजेनम होता है, इलियम होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये इसके अंदर का जो एरिया जो है ये कौन सा है, तो आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैं टोटल बात करूंगा कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की चौड़ाई कितनी होती है, छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है, अपेंडिक्स क्या होता है, ये कहाँ लगा होता है, इलियम क्या होते हैं, इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया जिसे कि हम लोग इकोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, वो चीज क्या होता है, ढीली क्या होता है, बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना है। अभी आप लोग वेट करो, इंतजार करो। हम लोग सबसे पहले इस स्टमक वाले एरिया को हम लोग पढ़ते हैं। स्टमक ध्यान रखिएगा, अमाशय। हम लोग कहते हैं दोस्तों कि जो अमाशय होता है, मनुष्य का जो स्टमक होता है, मनुष्य का जो पेट होता है, उस मनुष्य के पेट में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने लिख रखा है। मनुष्य के अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जिसको कि हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। हिंदी में उस गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथि कहा जाता है। और उस जठर ग्रंथि से जो निकलता है जूस, जिसे कहा जाए जूस को, उस जूस का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलोगे, गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस को हम लोग कहते हैं जठर रस। गैस्ट्रिक जूस को क्या कहा जाएगा, जठर रस कहा जाएगा। एक लाइन में समझिए, अब यहां पर आप लोग क्लियर हम समझो। हमारे मुंह से भोजन कहां पहुंचा, अमाशय में पहुंचा। मुंह से भोजन कहां पहुंचा, अमाशय में पहुंचा। तो बाबू जो अमाशय का जो दीवार है, उस अमाशय की दीवार में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है मतलब कि जठर ग्रंथि होती है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, तो उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं जठर रस कहा जाता है। जठर रस। आप लोग याद रखोगे कि मनुष्य के अमाशय में कौन सा ग्लैंड होता है, तो मनुष्य के अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कौन सी ग्रंथि होती है, तो उसे हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। फिर कोई पूछेगा कि जठर ग्रंथि से कौन सा मतलब कि रस निकलता है, तो जठर रस निकलता है। अब बाबू जो जठर जो रस होता है, जिसको कि हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उस जठर रस में हमारे 3 प्रकार की एंजाइम्स पाई जाती है। याद रखना, जठर रस में कितने प्रकार की एंजाइम, 3 प्रकार की पाचक एंजाइम होता है।
जो ये मनुष्य के पेट के अंदर में भोजन को क्या करता है, पाचन करता है। मैं तीनों एंजाइम का नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहला जो एंजाइम है जिसे हम लोग कहते हैं पेप्सिन, ध्यान रखोगे, पेप्सिन, पेप्सिन। दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं रेनिन, और तीसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूसिन कहा जाता है। याद रखना, पेप्सिन है, रेनिन है, म्यूसिन है। इसका काम क्या होता है, मनुष्य के पेट के अंदर में इसका वर्क क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होते हैं। अभी हमने क्या बताया, मनुष्य के मुंह से भोजन कहां पहुंचा, पेट में पहुंचा। तो जैसे पेट में पहुंचता है तो मैंने बताया कि इस आमाशय की दीवार में कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। उस जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, तो जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस में कितने प्रकार की पाचक एंजाइम होती है, 3 प्रकार की पाचक एंजाइम होती है। कौन कौन होता है, तो पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन होता है। पेप्सिन, रेनिन और क्या होता है, म्यूसिन होता है। लेकिन इसके अंदर में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखना, तुम लोगों को ऐसा मिला होगा कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड जो होता है ये जठर रस में ही होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो ये भोजन को भी पचाने में क्या करता है, मदद करता है। भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस भोजन को डाइजेस्ट करने में, भोजन को पचाने में 3 प्रकार के एंजाइम तो सहायक हुआ ही, लेकिन उसमें एक चीज और क्या इंक्लूड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे भोजन के साथ अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजेंस अगर भोजन के साथ पेट में पहुंचता है, तो ये तुम लोग समझ में आ रहा होगा कि ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या करता है, उसे मार देता है, डैमेज कर देता है। दूसरी बात कि वो भोजन को पचाने में मदद करता है। ये भोजन को पचाएगा, भोजन को पचाता है। जो सलाइवा के साथ भोजन मिल करके जो पेट में पहुंचा था, उस क्षारीय माध्यम को ये क्या करता है कि अम्लीय माध्यम में चेंज करता है। उस क्षारीय माध्यम को ये क्या करता है कि अम्लीय माध्यम में उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको अम्लीय माध्यम में इसको ये चेंज कर देता है। इतना बात तो समझ में आ गया। और हम लोग ये समझेंगे बाबू कि जो पेप्सिन होता है, इस पेप्सिन का काम क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग समझ लो, ध्यान से आप लोग समझिएगा कि पेप्सिन का काम क्या होता है, रेनिन का काम क्या होता है, म्यूसिन का काम क्या होता है। मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताया, और हमने ये बताया कि पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन कहां से निकलता है, तो गैस्ट्रिक जूस से निकलता है, यानी कि जठर रस से निकलता है। जठर रस के भाग कौन सा हुआ, तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड हुआ, यानी कि जठर ग्रंथि हुआ, जो कि वह जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो मनुष्य के अमाशय में पाई जाती है। क्लियर है। चलो हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखोगे। देखिए हम लोग कहते हैं कि बाबू जो पेप्सिन जो हुआ, जिसको कि हम लोग पेप्सिन हम लोग बोल रहे थे, जो पेप्सिन है, इस पेप्सिन का काम होता है कि भोजन में जो प्रोटीन पाई जाती है, भोजन में जो प्रोटीन होता है, आप लोग समझिए, भोजन में जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को ये क्या करता है कि पेप्टोनोज में बदल देता है। याद रखिएगा, आप सब लोग याद रखिएगा, पेप्टोनोज में बदलेगा। कौन पेप्टोनोज में बदलेगा, पेप्सिन बदलेगा। किसको बदलेगा, प्रोटीन को बदलेगा। किसमें बदलेगा, पेप्टोनोज में बदलेगा। यानी कि मनुष्य के भोजन में जो प्रोटीन होता है, मनुष्य के भोजन में जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है कि पेप्टोनोज में बदल देता है। तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य के अमाशय में पेप्सिन का काम क्या होता है, तो एक बता सकते हो कि पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को किसमें बदलना, पेप्टोनोज में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, दूसरी बात आएगी हम लोगों के सामने, रेनिन। दूसरी पाचक एंजाइम जो है ये रेनिन है। भाई रेनिन का काम क्या होता है, हम लोग रेनिन को कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए जो दूध होता है, उस दूध के अंदर में पाई जाती है कैल्शियम। दूध के अंदर में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है
उस कैल्शियम को रेनिन क्या करता है, जैसे कि हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूध में पाए जाने वाला जो केसीन होता है, ऐसे आप लोग समझो, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। दूध में पाए जाने वाली केसीन, केसीन का नाम सुना ही होगा आप सब लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा। केसीन के चलते ही दूध का रंग कैसा होता है, उजला होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि दूध का रंग उजला किसके कारण, केसीन के कारण। केसीन किसमें होती है भाई, दूध में होता है। तो ये केसीन क्या करता है कि दूध में मौजूद कैल्शियम को, किसको, कैल्शियम या फिर रेनिन का काम होता है कि दूध में मौजूद केसीन को, केसीन को, दूध में मौजूद केसीन को ये कैल्शियम पारा केसीनेट में बदल देता है, कैल्शियम पारा केसीनेट में बदल देता है। समझ में आया कि रेनिन का काम क्या होता है, तो रेनिन का काम होता है कि दूध में मौजूद केसीन को यह कैल्शियम पारा केसीनेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कैल्शियम पारा केसीनेट में उसको क्या करता है, ये चेंज कर देता है। बाबू तीसरा जो पार्ट जो आ रहा होगा उसका नाम होगा म्यूसिन। ये म्यूसिन है, म्यूसिन। म्यूसिन जो होता है ये अमाशय में तो पाई जाती है, म्यूसिन जो होता है अमाशय में तो होता है, लेकिन ये अमाशय का जो दीवार जो है, अमाशय का जो दीवार है, उस अमाशय के दीवार को बिल्कुल यह चिकना बनाता है ताकि कोई भी भोजन पेट के अंदर में न चिपक सके, कोई भी भोजन मनुष्य के अमाशय में न चिपक सके। तो उसको चिपकने से बचाने के लिए ये म्यूसिन जो चिकनाहट जो होता है, म्यूसिन जो एंजाइम्स होती है, ये अमाशय के अंदर वाले लेयर में, अमाशय के अंदर वाले पार्ट्स में हमेशा निकलते रहता है, जो भोजन को पेट के मतलब की दीवार में चिपकने से उसे क्या करता है, बचा लेता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अमाशय में जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर रस में 3 प्रकार की एंजाइम्स होती है जिसका नाम होता है पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। अब आप लोगों ने ये भी देखा कि भाई पेप्सिन का काम क्या हुआ, रेनिन का काम क्या हुआ और म्यूसिन का काम किया हुआ। लेकिन बाबू जो मनुष्य का जो पेट जो है, मनुष्य के पेट में भोजन का पाचन लगभग 4 घंटों तक होता है। ध्यान रखोगे, मनुष्य के पेट में भोजन का पाचन कितने घंटों तक रहता है, 4 घंटों तक। केवल पेट में 4 घंटा के बाद जो भोजन जो होता है वो अमाशय से निकलना शुरू हो जाता है। अमाशय से निकलेगा, वो जाएगा सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में, जियोसनम में, इलियम में। ये सब डियोडेनम, जियोसनम, इलियम क्या है, ये सब इंटेस्टाइन का सब अलग अलग सब भाग है। मैं पढ़ाऊंगा इंटेस्टाइन को, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा कि डियोडेनम, जियोसनम, इलियम में भोजन का पाचन कैसे होता है और किस तरीके से उसमें ये वर्क करता है, तो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी तो हम लोगों का ये स्टमक चल रहा है, तो स्टमक में भोजन का पाचन लगभग कितने घंटों तक होता है, 4 घंटों तक होता है। अगर हम लोग ये अगर बात करें कि बाबू दूध का रंग उजला तो केसीन के कारण होता है, लेकिन दूध का रंग पीला भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, या घी का रंग भी पीला देखते हैं आप लोग। तो दूध का रंग जो पीला जो होता है, दूध जो पीला जो पड़ता है, वो पीला किसके कारण पड़ता है, कैरोटीन के कारण होता है। पीला किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ये आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि पत्तियों का रंग भी पीला होता है, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। तो आप लोग ये मत कंपेयर करिएगा कि सर वो तो पत्ती में होता है, ये दूध में हो रहा है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा विचार करिएगा आप सभी लोग कि ये जो कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन के चलते दूध का रंग पीला होता है और पत्तियों का रंग कैसा होता है, पीला होता है। लेकिन अगर पत्ती का रंग हरा की बात अगर कर दिया जाए तो पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। हम लोग इसको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूँ। स्टमक को भी हम लोग देख रहे हैं, डाइजेशन को देख रहे हैं, तो केवल हम लोग डाइजेशन से ही हम लोग चर्चा करें, ठीक है। आप लोगों को ये पूरा का पूरा स्टमक वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोग यहाँ तक टोटल वर्क स्टमक में हम लोग अपना काम कंप्लीट कर लिए। जैसे हम लोग जब यहाँ पर काम जब कंप्लीट जब करते हैं स्टमक में, तो बाबू जैसे भोजन जब आगे की ओर जब बढ़ेगा, स्टमक से जैसे भोजन आगे की ओर बढ़ेगा तो लीवर होता है। लीवर को
आप लोग नाम सुने होंगे जिसको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। उसमें बाइल बनता है, बाइल मतलब पित्त, समझना। उसमें बाइल बनता है, बाइल का मतलब होता है पित्त। कोई क्वेश्चन कोई पूछेगा कि मानव शरीर में बाइल का निर्माण कहां पर होता है, तो ये कहने बताना कि मानव शरीर में बाइल का निर्माण लीवर में होता है। कहां पर होता है बाबू? लीवर में होता है। लीवर में बाइल बनता है, लीवर में पित्त बनता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि। हम लोग लीवर के बारे में पढ़ाएंगे तुम लोगों को बहुत। आप लोग जब पढ़िएगा जब लीवर, तो इसमें आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट ह्यूमन डाइजेशन में अपना रोल को एक्टिव कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई सबसे बड़ी ग्रंथि जब लीवर हुआ, लीवर से बाइल निकला, और ये बाइल जाकर के जमा कहां पर होता है? ये बाइल जाकर के जमा होता है बाइल डक्ट में जमा होता है। बाइल डक्ट का हिंदी क्या होता है? तो बाइल डक्ट का जो हिंदी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पित्ताशय। उसे क्या बोलेंगे? हम लोग पित्ताशय कहेंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोग ही समझिएगा, कल्पना करिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा है कि पित्त का निर्माण कहां से होता है। उसमें दिया रहता है यकृत, दिया रहता है पित्ताशय, दिया रहता है अग्नाशय, दिया रहता है आपका इंटेस्टाइन। तो लगभग लड़के की तो अग्नाशय को मारते हैं, या फिर किसको मारते हैं? उसको लीवर को मारते हैं। चूंकि पित्ताशय को मारते हैं, अग्नाशय को मारते हैं, या फिर किसको मारते हैं? वो अग्नाशय या पित्ताशय को मारते हैं। चूंकि इसमें से पित्ताशय होगा नहीं, आपको माइंड करना, और पित्ताशय कभी नहीं होगा। पित्ताशय क्या है? पित्ताशय तो पित्त को जमा करने का एक बैग है, एक थैली है। लेकिन रियल में देखा जाए तो बाइल बनता कहां है? तो बाइल वो कहां बनता है? लीवर में बनता है। कहां बनता है? लीवर में। भले लीवर से वो बाइल निकल करके वो बाइल डक्ट के अंदर में आकर के क्या होता है? जमा होता है। अग्नाशय तो अलग चीज हो गया, मैं तुरंत उसी पर मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मैं पैंक्रियाज को ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं अग्नाशय को ही पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग को मैं बताऊंगा कि देखो पैंक्रियाज भी डाइजेशन में कैसे मदद कर रहा है, ये किस प्रकार से काम कर रहा है, मैं उसी टॉपिक को मैं बात करने वाला हूं। लेकिन ये बात जब आ गया तो मैं आप लोगों को समझा दिया कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, नाम बताओगे लीवर। लीवर से क्या निकलता है? बाइल। बाइल निकल के लीवर कहा जाता है? बाइल डक्ट में जाता है, यानी कि पित्ताशय में जाता है। फिर वो पित्ताशय से पित्त निकल करके भोजन के पाचन में वो क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है? चलिए हम लोग अपना जो अग्नाशय है, जिसको कि हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं, हम लोग वहां पर पहुंचते हैं, हम लोग वहां पर चलते हैं। वहां से आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मिक्स ग्लैंड किसे कहा जाता है? इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन का खोज किसने किया? मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? आप लोग पढ़े हैं ना? अल्फा सेल क्या होता है, बीटा सेल क्या होता है, गामा सेल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक कंप्लीट चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाइए। हम लोग स्टमक के बाद सीधा हम लोग अपने पैंक्रियाज की ओर चलते हैं। जैसे पैंक्रियाज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेकर के आऊंगा लीवर को और बाइल डक्ट को मैं लेकर के आऊंगा। जब लीवर बाइल डक्ट क्लियर कर लेंगे तब मैं इंटेस्टाइन पर मैं पहुंचूंगा। ठीक है? आप लोग बिल्कुल हम सीरियल वाइज पढ़ते रहिए, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए तो ये अगला डाइजेशन का अगला पॉइंट बनता है अग्नाशय। अग्नाशय दिखाई पड़ रहा होगा, अग्नाशय। बाबू इस अग्नाशय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। इसे पैंक्रियाज कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो अग्नाशय जो है, इस अग्नाशय को हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड का मतलब मिश्रित ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसे मिश्रित ग्रंथि काहे मिश्रित ग्रंथि कहेंगे भाई? तो इसे मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहेंगे क्योंकि यह एक्सोक्राइन, समझिएगा थोड़ा सा आप सभी लोग, इसे एक्सोक्राइन या फिर इसे इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन या इंडोक्राइन मतलब कि बाह्य स्रावी ग्रंथि
और अंतःस्रावी ग्रंथि, ये दोनों का काम करता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करेगा और जो बाह्य स्रावी ग्रंथि का भी काम करेगा, तो वैसे ग्रंथि को हम लोग कौन सा ग्रंथि कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। यानी उस ग्लैंड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम लोग मिक्स ग्लैंड कहेंगे। तो इंडो का मतलब होता है अंतः और एक्सो का मतलब क्या होता है? बाह्य होता है। इसलिए इसे कोई पूछेगा कि पैंक्रियाज कैसी ग्रंथि है, तो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय आपका मिश्रित ग्रंथि है। कोई पूछेगा काहे मिश्रित ग्रंथि है, तो एक लाइन बताइएगा, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों का काम करता है, इसलिए पैंक्रियाज को, इसलिए अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने क्या देखा? पॉइंट वाइज, बिल्कुल पॉइंट वाइज देखिए। हमने भी क्या बताया कि मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात अगर किया जाए, तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या बताओगे? लीवर बताओगे। क्या बताओगे? लीवर। आप सभी लोग यही बात को समझिएगा, इसका आप लोग नाम समझ बताइएगा, लीवर। अगर मैं ये पूछूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी बताइएगा आप सभी लोग, तो उस ग्रंथि का नाम आप लोग क्या बताइएगा? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नाम सुने है ना? पिट्यूटरी ग्रंथि कहो, चाहे पीयूष ग्रंथि कहो, चाहे मास्टर ग्रंथि कहो, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। काहे भाई? क्योंकि इसका वेट होता है 0.6 ग्राम। अब 0.6 ग्राम कहने का मतलब कि एक मटर का जो दाना होता है ना, उस मटर के दाने के आकार का होता है। और ये पाई कहाँ जाती है? तो ये ग्रंथि मनुष्य के ब्रेन में पाई जाती है। ये ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, जिसका वेट 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम होता है, मटर के दाने का आकार का होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि, तब याद करिए, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि मतलब कि सबसे नहीं, दूसरी बड़ी ग्रंथि, तो उस दूसरी बड़ी ग्रंथि का नाम बताइएगा अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि का नाम क्या बताइएगा? अग्नाशय। अगर मैं ये प्रश्न कर दूं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी में बात कर रहा हूं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों उसका आप लोग नाम बताइएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बिल्कुल भूलिएगा कभी मत कंफ्यूज होइएगा, आज हम क्लियर हो जाओ। कोई कहेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताओ, पीयूष। कहां पाई जाती है? ब्रेन में। वेट कितना? 0.6 ग्राम। इसका और नाम पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। ठीक है। दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा? तो आपका थायराइड ग्रंथि होगा। आप लोग पढ़ेंगे कि थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम पड़ता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। उस थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। उस आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। तो ये एक कंसेप्ट है। मैं डाइजेशन को पढ़ा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा जब ग्रंथि की बात आ गया तो हमने इसका चर्चा कर लिया, अन्यथा मैं इसकी चर्चा में हार्मोन्स वाले चैप्टर में मैं करता हूं। हार्मोन्स वाले चैप्टर में मैं टोटल ग्लैंड्स के बारे में बताता हूं, टोटल हार्मोनल ग्लैंड्स के बारे में कंप्लीट करता हूं। ठीक है। तो ये आ गया ग्रंथि का बात, तो हमने इसका चर्चा कर लिया। हम लोग अपने मेन पॉइंट अग्नाशय पर ही चलते हैं। तब तक ये आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट भी कर चुके होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात कर रहे थे अग्नाशय की। तो जो अग्नाशय जो है, इस अग्नाशय को हम लोग मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय को मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों इस अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। नाम सुने हैं ना? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। इस इंसुलिन हार्मोन का खोज किसने किया था? तो इस इंसुलिन हार्मोन का खोज वेटिंग वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इस इंसुलिन हार्मोन का खोज किया। वेटिंग वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने
इसका खोज किया था, इंसुलिन हार्मोन्स का खोज किया था। इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानोगे कि जो इंसुलिन जो हार्मोन्स जो होता है, इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है कि हमारे रक्त में, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, समझोगे, जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को जो लेवल होता है, ग्लूकोज का जो स्तर होता है, उस ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देता है, ग्लूकोज के लेवल को बिल्कुल कम करके रखता है ब्लड में। अगर इस इंसुलिन हार्मोन्स की अगर कमी अगर हो जाती है तो जाकर के उस मनुष्य को रोग हो जाता है, जिस रोग को हम लोग कहते हैं मधुमेह रोग। क्या बोलेंगे? मधुमेह रोग कहेंगे, या फिर इसी चीज को हम लोग शुगर डिजीज के भी हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों बिल्कुल समझिए अच्छी तरीके से। हमने क्या बताया कि अग्नाशय, अमाशय नहीं, अग्नाशय, अमाशय से तो 3 एंजाइम निकला, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। अग्नाशय से भी एंजाइम निकलता है, लेकिन मैं बताऊंगा, अभी तुरंत में बताऊंगा, पहले आप लोग समझिए। हमने क्या बताया कि अग्नाशय जो है ये अमाशय के नीचे होता है, अमाशय के ऊपर नहीं होता है। अमाशय के लेवल में लीवर होता है, अमाशय के लेवल में आपका बाइल डक्ट होता है, लेकिन ये अमाशय के जस्ट पीछे और नीचे होता है पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। ये अग्नाशय जो है मानव शरीर की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। काहे? क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करता है। इससे एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है? इंसुलिन। खोज किसने किया? वेटिंग वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने। इस इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है हमारे शरीर में? तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाएगा। जब इंसुलिन हार्मोन ही इसको कंट्रोल कर रहा है ग्लूकोज को, और जब इंसुलिन हार्मोन ही नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज के लेवल जब बढ़ जाएगा तो उस व्यक्ति को एक रोग हो जाता है। तो थोड़ा सा हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों, उस टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हमारा थोड़ा सा पावर कट हो गया था, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं क्लास जारी रखूं और अगले बार से ये समस्या को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो अभी हम लोग अपना पॉइंट क्या देखे थे? तो हम लोग अभी अपना पॉइंट यही चीज समझे थे कि अग्नाशय से जो इंसुलिन निकला, उस इंसुलिन का काम होता है कि रक्त में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। जाहिर सी बात है, साफ साफ क्लियर, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो उस व्यक्ति को मधुमेह रोग होगा। उस रोग को हम लोग शुगर रोग भी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो जो अग्नाशय है, आप जो ये अग्नाशय जो है दोस्तों, आप लोग समझिएगा, इस अग्नाशय से भी 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। जैसे अमाशय से 3 एंजाइम निकल रहा था ना, तो उसी प्रकार से अग्नाशय से भी 3 एंजाइम निकलता है। अब ये अग्नाशय से जो 3 एंजाइम जो निकलेगा उसका नाम होगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, बस में रहिए, ए माइलेज, ठीक है, और तीसरा का नाम होता है लाइपेज, लाइपेज नाम होता है। ये कभी मत भूलिएगा। अग्नाशय से कितने एंजाइम निकले? 3। कौन कौन भाई? तो ऐसे आप याद रखो, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या होता है? लाइपेज। ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज जो होता है ना, ये अग्नाशय से निकलने वाला ये पाचक एंजाइम है। ये अग्नाशय से निकलने वाला पाचक एंजाइम है, ठीक है। लेकिन जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को, अमाशय से निकलने वाला जो एंजाइम होता है, जो पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, म्यूसिन जो होता है, वो अमाशय से निकलता है। समझिएगा आप सब लोग, वो अमाशय से निकलता है, लेकिन ये किससे निकल रहा है? अग्नाशय से निकल रहा है। तो क्वेश्चन आप लोगों से कुछ घुमा कर पूछ देगा, कह देगा इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से निकलता है? ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से निकलता है। अब मैं ऑप्शन में दूं, मैं अग्नाशय का नाम ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। तो मैं नाम ले रहा हूं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं पेप्सिन की बात कर देते हैं, हम लोग बात कर देते हैं रेनिन की बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं लाइपेज की, लाइपेज हो जा गया, और हम लोग बात कर लेते हैं फिर उसके बाद में म्यूसिन की बात कर लेते हैं, म्यूसिन की। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए क्या चीज? लाइपेज होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये अग्नाशय से निकलता है।
ये सब अमाशय से निकलता है। पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन कहां से निकलता है? अमाशय से। लेकिन लाइपेज कहां से निकलता है? ये अग्नाशय से। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय से निकलता है, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम अमाशय से निकलता है, या इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, या इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये सबसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। लेकिन आप लोग याद रखोगे एक चीज और कि इसे अग्नाशय का एक और भाग होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस सेल, लैंगरहैंस द्वीपिका कहा जाता है। अग्नाशय का ये पार्ट और समझ लीजिए आप सभी लोग, इसको बोलते हैं लैंगरहैंस सेल, यानी कि इसको लैंगरहैंस द्वीपिका के नाम से जाना जाता है। इस लैंगरहैंस सेल के बाबू 3 पार्ट्स होते हैं। पहले वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं अल्फा सेल, दूसरे वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं बीटा सेल, और तीसरे वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अगर आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा कि इंसुलिन हार्मोन किस सेल से निकलता है, ग्रंथि नहीं पूछेगा, ग्रंथि नहीं पूछा, अगर सेल पूछा कि किस सेल से निकलता है, तो सीधा आप लोग बीटा सेल मारिएगा। 100% एकदम बीटा सेल मारिएगा। किस सेल से? बीटा सेल से। लेकिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अगर ग्रंथि पूछता है तो अग्नाशय बताओ, अगर सेल पूछता है तो बीटा सेल बताओ। तो भाई इस लैंगरहैंस द्वीपिका के ही 3 सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। जो इस लैंगरहैंस द्वीपिका का खोज एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने अपने ही नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? लैंगरहैंस रख दिया, लैंगरहैंस द्वीपिका रख दिया। अपने ही नाम पर उस द्वीपिका का नाम, सेल का नाम लैंगरहैंस रख दिया। और इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। और देखा गया कि इस सेल के जो तीसरा जो 3 जो पार्ट जो होते हैं, उनमें से जो बीटा जो सेल जो होता है, ये बीटा सेल से ही कौन सा हार्मोन से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो जो आपका ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, बाबू ये सब का सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो पाचक एंजाइम है, जो भोजन के पचाने में वो क्या करता है? मदद करता है। तो अभी आज आप लोग अग्नाशय से रिलेटेड बड़ी ग्रंथि, छोटी ग्रंथि, दूसरी बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि का आप लोग साइज पढ़े हैं, कहां पाई जाती है, इन सभी चीजों को लेकर के हमने इस पर चर्चा किया। और यहीं पर हम लोग अपने क्लास को बिल्कुल स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को डाइजेशन का जो अगला जो भाग जो है वो लीवर लेकर के मैं आ रहा हूं। आपको तैयार रहिएगा, लीवर लेकर के मैं आऊंगा, उसमें लीवर पढ़ाऊंगा, बाइल डक्ट में पढ़ाऊंगा, और टोटल में उसमें इंटेस्टाइन की मैं चर्चा करूंगा। बस में गई। चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।